Okay, students, I welcome to this video. Today start class 9, chapter 1st, part 6. Chapter name is improvements in food resources. इसके पहले हम लोग कई चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मेथड्स ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रीडिंग एनिमल में ब्रीडिंग करने का कौन कौन सा मेथड होता है। तो इन दिस मेथड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ब्रीड्स। फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल मेथड। यानी इसमें जो ब्रीडिंग होती है, जो क्रॉसिंग होती है एक दूसरे के बीच में, दो एनिमल के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो क्रॉस होता है जिससे कि नए कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स ग्रो करते हैं, तो ये दो टाइप का होता है। एक तो नेचुरल मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। यानी इसके दो तरीके होते हैं। जो रिप्रोडक्शन कराने के मेथड होते हैं, जन्म कराने के जो मेथड्स होते हैं, दो होते हैं। तो नेचुरल, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड्स, इट कंटेन्स placed by the cross breed between the Desi and Bull of high milk yielding exotic breeds by the natural physical mating process during heat period of cow। कहने का मतलब यानी यह एक नेचुरल मेथड के थ्रू काऊ और बुल के बीच में जब हीटिंग पीरियड आता है तो उस हीटिंग पीरियड के दौरान इनमें एक नेचुरल तरीके से इसमें ब्रीडिंग होती है, जो काऊ और बुल। तो ऐसे काऊ और बुल जो कि एक डिजायर्ड, एक अच्छी क्वालिटी के ये काऊ और बुल के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जिससे उनकी आने वाली जनरेशन अच्छी हो और उसमें हाई मिल्क प्रोडक्शन हो, यानी अच्छा उसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो। तो इन दिस मेथड टू द नेचुरल मेथड्स, यानी इसमें नेचुरल तरीके से ये प्राप्त किया जाता है काऊ एंड बुल के बीच में, जिसमें कि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो। And now we discuss the artificial methods of the breeding animals. In this method, the scientific method, this method is called the artificial insemination, the process of injecting the semen obtained from the desired semen obtained from the desired male and female bull of high milk and yielding the breeds into the genital of the female animals during heat period is called artificial insemination। It means हम कह सकते हैं कि जब ये हीटिंग पीरियड में काऊ या बुफैलो होते हैं तो उस पीरियड में जो आर्टिफिशियल तरीके से जो तैयार सीमेन होता है, यानी जो साइंटिस्ट द्वारा तैयार किया गया, पहले से प्रिजर्व किया गया है किसी केमिकल मेथड या किसी फ्रीजिंग मेथड के थ्रू रखा गया है सीमेन, वह डायरेक्ट फीमेल बॉडी के ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यानी इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है, यानी फीमेल की बॉडी में सीमेन को ट्रांसफर करना इंसेमिनेशन कहलाता है। तो दिस प्रोसेस इंजेक्टिंग द सीमेन, साइंटिफिक मेथड इंसेमिनेशन इंजेक्टिंग सीमेन, यानी सीमेन को क्या करते हैं फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। कब? जब ये रिप्रोडक्टिंग स्टेज में होते हैं या हीटिंग पीरियड में होते हैं, इसको डायरेक्ट जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह जो मेथड होता है एक आर्टिफिशियल मेथड होता है या साइंटिफिक मेथड होता है। तो ये दो तरीके होते हैं ब्रीडिंग करने के, यानी नई जनरेशन बनाने के लिए कि जो अच्छी क्वालिटी के जो सीमेंस होते हैं, अच्छे काऊ और बुल से प्राप्त जो सीमेन होते हैं, उनको जो है सेलेक्ट करके इसमें रखा जाता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नाउ डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये उसके कुछ तरीके होते हैं, ये कहाँ से प्रिजर्व करते हैं, कैसे वो इंसेमिनेशन करते हैं। तो जो सीमेन होता है, जो आर्टिफिशियली सीमेन होता है, वो कैसे इंजेक्ट किया जाता है। तो सीमेन ऑफ द हेल्थी एंड थ्रू द एनिमल्स हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स प्रिजर्व एंड फ्रीजिंग मेथड। कहने का मतलब ये क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल तरीके से साइंटिस्ट द्वारा तैयार किया हुआ सीमेन होता है, जो कि अच्छे क्वालिटी के बुल का सीमेन होता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करते हैं। तो ये तैयार करके उनको फ्रीजिंग मेथड द्वारा या केमिकल मेथड द्वारा उनको प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो उनको फीमेल बॉडी के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दिस टेक्निक द सीमेन healthy and
tough animals through the milk yielding breeds collected and preserve the freezing or chemical methods. This preserved semen is the inject artificially into the genital tracts of female animal during the heat period. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट इन 1780, मतलब सबसे पहली बार जो ये मेथड यूज किया गया था 1780 में। तो 1780 में ये स्पैलेंजा टू ऑब्टेन पप, इन्होंने सबसे पहले डॉग पे अपना एक्सपेरिमेंट करके पप को तैयार किया था, यानी पिल्ला को तैयार किया था इस आर्टिफिशियल मेथड का 1780 में। तो ये डिफरेंट मेथड्स फूड के प्रोडक्शन के लिए, मीट के प्रोडक्शन के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री में यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन में उनकी आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके। तो ये मेथड हर क्षेत्रों में लागू होता है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ अदर में भी यूज किया जाता है। नाउ वी डिस्कस फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये क्या है फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी जो फार्मिंग की जाती है उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, किस प्रकार से ये संतुलित किया जाए ताकि वो आने वाले समय में उनका उपयोग कर सके। तो इन दिस फार्म हाउस रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फॉर द काउज एंड बुफैलोज ऑफ द टू रीजन्स। कहने वाले जो काउज है बुफैलोज है उनकी हर तरीके से देख रेख की जाए, उनकी साफ सफाई की जाए, उनको उचित स्थान पे, छाया स्थान पे उनको रहने की व्यवस्था की जाए। तो ऐसे जो है दो इसके रीजन्स होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, यानी हमें अच्छा मिल्क प्राप्त हो शुद्ध, और दूसरा होता है हेल्थ फॉर द एनिमल्स, यानी हम उनकी हेल्थ की देख रेख कर सकें। तो ये दो पर्पज होती हैं। द फूड्स ऑफ ईटन बाय द एनिमल्स कॉल्ड द फीड, यानी उनको हम अगर अच्छा भोजन खिलाएंगे तो उससे उनका हेल्थ अच्छा होगा, और हेल्थ अच्छा होगा तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। फीडिंग ऑफ द एनिमल्स मीन्स प्रोवाइडिंग द फूड टू एनिमल्स। द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरीज एनिमल्स, इट इज द टू टाइप्स। कहने का मतलब इसमें दो तरीके से ये फूड का प्रोडक्शन, एक तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एंड फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, और दूसरा इसमें होता है मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्स, यानी कहने मतलब उचित भोजन देना, अच्छे टाइप के अच्छे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन रिलेटेड जो है उनको फूड दिया जाए ताकि उनकी बॉडी में हर आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी उसमें मिल्क का जो प्रोडक्शन हो वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे कि उनकी बॉडी हैवी हो। जब हैवी बॉडी होगी तो जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो अच्छे तरीके से होगा। तो रिक्वायर द लैक्टेशन पीरियड, यानी लैक्टेशन पीरियड से उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए जिससे उनमें मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो। तो ये मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, कंपोजिशन ऑफ द मिल्क ऑफ हाई यील्डिंग, यानी अधिक मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए इनमें इस तरीके से न्यूट्रिशन दिया जाए। तो अंडरस्टैंड ऑफ दिस पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कैटल फीड्स के इस पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कैटल फीड्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द रफेज एंड सेकेंड इज द कंसंट्रेट्स। तो इन दिस पॉइंट्स रफेज का मतलब होता है जो घास फूस या जो चारा दिया जाता है एनिमल्स को, उनमें कई प्रकार के चारे आते हैं। तो ये होते हैं दे कंटेन्स ग्रीन फोडर, जो हरे चारे होते हैं, भूसा होता है, साइलेज, हे एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स का मतलब जो दलहनी फसलें होती हैं, जो उनसे प्राप्त जो फोडर होते हैं उनको लेग्यूम्स कहा जाता है। तो ये सभी रफेज होते हैं जो एक रेशेदार फॉर्म में होते हैं, जिसे चारे के रूप में यूज करते हैं। तो ये रफेज होते हैं। दूसरा होता है जो फीडिंग करते हैं, दूसरा जो पॉइंट होता है कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट मीन्स होता है दाना, यानी जो पशुओं को चारा के साथ साथ जो दाना भी दिया जाता है, जो फूड के रूप में अनाज दिए जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनमें अनेक प्रकार के 2 or more cereals involved in the food materials for the production of the milk and meat, in which the many nutrients involved in this food materials, यानी जो पशुओं को जो भोजन दिया जाता है उनमें अनेक प्रकार के सीरियल्स, अनाज उपस्थित होते हैं जो अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स उनको अवेलेबल कराते हैं। तो इसलिए इनमें दूसरा जो पॉइंट्स है कंसंट्रेट, उसका भी एक लिमिट होता है कि किस
एनिमल्स को कितना दिया जाए, उनके बॉडी एवरेज, बॉडी जो वेट होता है, बॉडी वेट के हिसाब से उनको मटेरियल दिया जाता है ताकि वो कितना अधिक से अधिक मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, ये कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस कैटल फीड्स, मतलब उसका भी एक लिमिट होता है कि किस एनिमल को कितनी मात्रा में दिया जाए कि उनमें फूड प्रोडक्शन अच्छा करे, यानी उनके बॉडी के अंदर क्या आवश्यकता है, किस की कमी है, किस न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी है, उसके हिसाब से उनको मटेरियल्स दिया जाता है ताकि हमें अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त मीट और मिल्क प्राप्त हो सके। तो इनकी आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से उनको मटेरियल्स दिया जाता है। नाउ वी डिस्कस डिजीज ऑफ कैटल एंड बुफैलोस। अब इसके बाद आती है दूसरी बात कि क्या कैटल्स या बुफैलोज और काउस होते हैं तो उनमें अनेक प्रकार के रोग भी पाए जाते हैं, क्योंकि जब किसी भी एनिमल्स में अगर डिजीज होंगे तो उसका इफेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ेगा। बॉडी पे पड़ने से उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क का प्रोड्यूसन है, उनमें कहीं कहीं कमी आती है। तो ये कौन कौन से डिजीज होते हैं इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिजीज इन्फेक्टेड द काउस एंड बुफैलोस। काउस और बुफैलोस को अफेक्ट करने वाले 3 प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं, उनका क्रमशः हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इज द पैरासिटिक डिजीज। पैरासिटिक डिजीज मीन्स परजीवी। पैरासिटिक मीन्स एनी अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड द पैरासिटिक। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल की बॉडी से रह करके फूड फीडिंग करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहा जाता है, पैरासिटिक डिजीज कहा जाता है, परजीवी रोग। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन्स जो बॉडी के बाहर आकर के फूड फीडिंग करते हैं उसे एक्सटर्नल कहते हैं, जस्ट लाइक फ्लीज, लाइस, टिक्स एंड माइट्स। फ्लीज जो कि ये पिस कहा जाता है, पिसू, और दूसरा लाइस जो जू होता है, खटमल होता है, टिक्स होते हैं जो टिक टिक करते रहते हैं, माइट्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि उसकी बॉडी के बाहर रख करके फीडिंग करते हैं, ब्लड सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं। तो ये एक तरीके से एक्सटर्नल फीडिंग है, मतलब बाहर रख करके डिजीज पैदा करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है पैरासिटिक इंटरनल। इंटरनल मतलब बॉडी के इन साइड में रहते हैं, जैसे वर्म्स हैं। वर्म मीन्स यहाँ पे स्केलिस, ये इंटरनल होता है, ये अफेक्ट करता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी जो एनिमल जिस एनिमल की बॉडी पे रहता है उसके इंटरनल बॉडी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होता है उसका स्टमक और इंटेस्टाइन पे अफेक्ट डालता है, वहाँ पे रह करके उसको डैमेज करता है, डिस्टर्बेंस करता है, डिजीज क्रिएट करता है। तो ये इंटरनल पैरासिटिक डिजीज होते हैं जो इस फर्स्ट पॉइंट में पैरासिटिक डिजीज कहलाते हैं। नाउ वी डिस्कस द इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रमित, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में कांटेक्ट करने से, छूने से, स्पर्श करने से एक एनिमल से दूसरे एनिमल में पहुंच जाता है, जिसे संक्रामक रोग कहा जा सकता है। तो ये संक्रामक डिजीज होता है, ये जो होता है बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती है, वायरस और बैक्टीरिया। तो दिस वायरल डिजीज, अब इसमें हमें जानना है कि वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं। जो वायरस के थ्रू होते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंजरस बीमारियां होती हैं वो वायरस के थ्रू होती है। तो ये डिजीज जो पैदा करता है वो फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ को अफेक्ट करता है, फुट और माउथ के पार्ट को डैमेज करता है। तो इन दिस डिजीज अटैक टू द डिजीज नेम इज द काउपॉक्स। काउपॉक्स और वैक्सीना, जिसे वैक्सीन की खोज की गई है, और इन पेस्ट ये डिजीज का नाम है। तो इस तरीके से ये काउपॉक्स एंड वाइस वैक्सीनिया एंड रैंड पेस्ट, ये जो होते हैं वायरल डिजीज होते हैं, जो अनेक प्रकार के खुरपका, मुंहपका, इस तरीके से बॉडी के ऊपर ये पाए जाने वाले डिजीज होते हैं, कहीं कहीं उनको अफेक्ट करते हैं वायरल डिजीज जो डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट जो होता है बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया क्रिएटेड डिजीज होते हैं। ये मुख्य रूप से जो होते हैं एंथ्राक्स होते हैं, हिमोरिया, सिपेटिकम एंड ब्लैक वाटर ETC, यानी अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं जिनका डिस्कस डिटेल जो टेबल इस बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक एक करके डिजीज के और सिम्टम्स, उसके कैरेक्टर्स भी टेबल में दिया गया है। जहाँ ये बैक्टीरियल डिजीज कई टाइप के होते हैं जो कि ये जनरली हुआ। एंड थर्ड पॉइंट्स इनफेक्टियस डिजीज, असंक्रामक, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में विदाउट कांटेक्ट के फैलता है,
यानी किसी संपर्क से नहीं फैलता है बल्कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऐसे डिजीज को इनफेक्टियस डिजीज कहा जाता है, असंक्रामक। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, शुगर, एटीसी। तो ये कहने मतलब ये सभी जो होते हैं क्या है, असंक्रामक डिजीज, इन्फेक्टेड डिजीज कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में नहीं फैलते हैं। तो दैट्स ऑल दिस पॉइंट्स। ओके।